Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 8th. Today we are going to solve the rest of the exercise of unit 2. The title of the unit is The Strange Voyage of Sinbad, and this is the 6th video for this unit. We are following KPK textbook board. बच्चों अभी तक हमने इसका यूनिट पढ़ा और उसकी रीडिंग की, उसकी ट्रांसलेशन की. We tried to understand the difficult words and we learned their pronunciation. Then we solved some of the exercise questions. अब हम बाकी exercise questions solve करते हैं. Put the following sentences in sequential order and summarize the story. आपकी बुक में कुछ sentences दिए हुए हैं जो story में से ही लिए गए हैं और स्टोरी के कुछ हिस्सों में से लिए गए, मतलब शुरू के हिस्से से कुछ लिए, फिर दरमियान से लिए और फिर आखिर से लिए. उसमें उन्होंने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया है. हमने आपके लिए ऑर्डर ठीक करके लिखा हुआ है और आगे 1 2 3 लिख दिया है. बुक में आपको इस ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा है कि उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी द ऑर्डर इन विच दीज थिंग्स हैपेंड. जब भी किसी कहानी में कुछ वाकयात होते हैं तो वो वाकयात किसी खास तरतीब से होते हैं. अगर उनकी तरतीब बदल दी जाए तो उनका माना भी बदल जाता है. पहला है आई सोल्ड ऑल माई हाउस होल्ड गुड्स बाय पब्लिक ऑक्शन एंड ज्वाइंड अ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स हु ट्रेडेड बाय सी. मैंने अपने घर की तमाम चीजें एक नीलामी में बेच दी और एक सौदागरों की कंपनी को ज्वाइन किया जो समुद्री सफर के जरिए तजारत करते थे. दिस इज नंबर 1. I ran here and there in despair and found that the ship I sailed in has left the shore. मैं इधर उधर परेशानी के आलम में भागा और देखा कि मुझे पता ये चला कि जिस शिप में मैं आया था वो साहिल को छोड़ के जा चुकी है. This is the second sentence. In the morning when the snakes went to their dens, I came tremblingly out of my cave and wandered up and down the valley. जब सुबह मैं बाहर आया तो मैंने देखा जब स्नेक्स अपने गारों में चले गए और सिंदबाद बाहर आया. ये जहां पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज हो रहा है आपको पता है कि ये सिंदबाद के लिए यूज हो रहा है. वो कांपता हुआ बाहर आया और उसने देखा कि वैली में ऊपर नीचे भागा और वैली को डिस्कवर करने की कोशिश की. The fourth sentence is, I then chose the piece of meat which seemed most suited to my purpose and with the aid of my turban bound it firmly to my back. फिर मैंने गोश्त का वो टुकड़ा उठाया जो मुझे अपने मकसद के लिए सबसे मुनासिब मालूम हुआ. Suited to my purpose, अपने मकसद के लिए मुनासिब मालूम होना, और अपनी पगड़ी की मदद से मैंने अपने आप को उसके साथ बांध लिया. The fifth sentence is, taking off my turban, I tied myself securely to it with the hope that the rock, when it took flight next morning, would bear me away with it from the deserted island. अपने आप को पगड़ी से उसने कस के बांध लिया उस मीट के टुकड़े के साथ, इस उम्मीद पर कि अगली सुबह जब रॉक यानी कि वो जाइगेंटिक बर्ड आएगी तो वो इसको भी साथ उठा के ले जाएगी. I soon heard the flapping of their mighty wings above me and had the satisfaction of feeling one of them seize upon my piece of meat and me with it and rise slowly towards his nest. जल्द ही मैंने उनके बड़े बड़े परों की आवाज़ सुनी और मुझे उससे बहुत तमानियत महसूस हुई, खुशी महसूस हुई कि वो मेरे ऊपर झपट पड़ा और जो उसके साथ मीट का टुकड़ा बंधा हुआ था उसकी वजह से उसने उसको उठाया और उसके घोंसले में ले गया. दिस इज नंबर 6. And the last sentence, the merchants agreed to take me along. I stayed with them several days and then as they were journeying homewards, I gladly accompanied them. मैं merchants मुझे खुशी से साथ ले गए और जब वो अपने घर वापस जा रहे थे बहुत दिनों के बाद तो मैं भी उनके साथ खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया. बच्चों ये सेंटेंसेस अगर आप तरतीब से लिखते हैं तो आपकी एक समरी भी तैयार हो सकती है पूरी स्टोरी की, क्योंकि ये स्टोरी के मुख्तलिफ हिस्सों में से लिए गए हैं. जी नेक्स्ट है, पॉइंट आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स.
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बहुत आसान है, वो पहले से आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं, उनको हम रिपीट नहीं करते हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वो नाउन्स जो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करें और उसमें एक चीज ना हो बल्कि मजमुआ हो, चीजों का मजमुआ हो, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हो, कलेक्शन ऑफ पीपल हो या कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अभी एग्जांपल्स आएंगी तो आपको समझ आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं होता और कोई ऐसी चीज नहीं होती जो छुई जा सके या महसूस की जा सके, सूंघी जा सके या सुनी जा सके। मिसाल के तौर पर ऑनेस्टी, सच्चाई, दिस इज अ नाउन, लेकिन इसको आप हाथ से महसूस नहीं कर सकते हो, कान से सुन नहीं सकते हो और सूंघ नहीं सकते हो, चख नहीं सकते हो। यू कैन नॉट find it out with the help of your five senses. The book was lying on the table. Both of these are common nouns. Book भी common noun है और table भी common noun है. We cannot live without water. This is again a common noun. He gave me a bunch. This is a collective noun. अब आपको इससे अंदाजा हो गया, bunch कहते हैं गुच्छे को, ठीक है। बंच ऑफ फ्लावर्स अगर हो तो वो गुलदस्ता भी होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स भी इस्तेमाल होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी इस्तेमाल होता है। तो एक होता ये सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं। और ग्रेप्स इज अ कॉमन नाउन। द ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी में एक जज नहीं होता बल्कि बहुत सारे जज होते हैं। इट इज अ कलेक्टिव नाउन। हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, उसने अपना फैसला सुना दिया। नाउ वर्डिक्ट कैन बी अ कॉमन नाउन बट एट द सेम टाइम इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू। यहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी लिख लीजिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, क्योंकि वर्डिक्ट जब तक लिखा ना जाए तब तक जुबानी फैसला सुनाना ये छुआ नहीं जा सकता हाथ से। Tell whether the nouns in bold are countable or uncountable nouns. Countable और uncountable की definition ये है कि जिस चीज को आप गिन सकें वो countable है, जिसको आप गिन ना सकें, आपको तोलना पड़े या आपको नापना पड़े तो वो अनकाउंटेबल होगी, गिना ना जा सके, ठीक है। ये दोनों काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल कॉन्क्रीट नाउन की टू टाइप्स हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन्स वो नाउन्स हैं जिनको हाथ से छुआ जा सके, सूंघा जा सके, सुना जा सके, देखा जा सके। दोज नाउन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स। उनके आगे से दो टाइप्स हैं, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको न गिना जा सके। My father drinks 2 big glasses of water every morning. Now the word glasses is a काउंटेबल नाउन। आप गिन सकते हैं 2 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, इसलिए एक काउंटेबल नाउन है। द ब्रेड माई मदर प्रिपेयर्स इज डिलिशियस। ब्रेड इज एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, क्योंकि आप उसको पूरी ब्रेड लोफ होती है, एक नहीं होता, उसमें बहुत सारे टोस्ट होते हैं, लेकिन दिस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। Drivers must be careful, the road is slippery. Drivers is again a countable noun. Some policemen are organizing road traffic to avoid any accidents. Policeman is a countable noun. I bought 3 bottles of mineral water. Uncountable है, water को आप गिन नहीं सकते, बॉटल्स ऑफ मिनरल वाटर को आप गिन सकते हैं, मगर खाली वाटर चूंकि बोल्ड में लिखा है और हमने जो बोल्ड में लिखे हुए नाउन्स हैं उनके बारे में बताना है तो उसको हम गिन नहीं सकते। हम तोल सकते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, लेकिन हम गिन नहीं सकते। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली एक्सरसाइज खत्म हुई। राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बेटा आपको इस क्लास में पहुंचते पहुंचते अच्छी तरह पता चल गया होगा कि प्लूरल बनाने के कुछ तरीके हैं। बाज़ दफ़ा हम एस और ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं और बाज़ दफ़ा कुछ और तरीके भी हैं जो हम साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। सैंडविच के आगे हम ईएस लगाएंगे तो सैंडविचेस इसका प्लूरल है। नर्स के आगे खाली एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ई है। नर्सेज इसका प्लूरल है। वुमेन AN के साथ
मैन का जिस तरह प्लूरल मेन होता है, इसी तरह वुमेन का प्लूरल विमेन होता है, विमेन। ठीक है, en हो जाएगा और थोड़ी सी इसकी प्रोनाउंसिएशन भी वुमेन नहीं रहेगी बल्कि विमेन, विमेन हो जाएगा। एल्फ का प्लूरल, एल्फ आमतौर पर जहां पर एफ आ जाए नाउन्स में तो उनको हम VES में चेंज कर देते हैं। एल्फ कहते हैं बोनों की किस्म की मखलूक को, या छोटी छोटी परियां, या छोटे छोटे शरारती बोने। ठीक है, जादुई मखलूक के लिए इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। इसका प्लूरल होगा एल्व्स, ELVES। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लाइफ का प्लूरल होगा लाइव्स, LIVES। ठीक है, एफ को हमने V से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये असूल आपने याद करना है। आमतौर पर जहां पर एफ आए, वुल्फ का प्लूरल होगा वुल्व्स, वाइफ का प्लूरल होगा वाइव्स, VES। नाइफ का प्लूरल होगा नाइव्स, KNIVES। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आपके सामने हैं, एल्फ एंड लाइफ। ठीक है, चेरी जहां पर आखिर में Y आए तो हम उसको IES से चेंज कर देते हैं। जहां भी नाउन में आखिर में Y आए तो हम उसको IES से चेंज कर देते हैं। चेरी का प्लूरल हो जाएगा चेरीज, बट द Y वुड बी चेंज्ड इनटू IES। हम ऐसा नहीं करेंगे कि CHERRYS लगा दें, बल्कि CHERRIES। टोमेटो, the correct pronunciation is tomato and tomato is changed into tomatoes, ES आगे लग जाएगा। हीरो, heroes। सिटी, सिटीज, यहां पर भी यही वाला रूल, चेरी वाला रूल फॉलो हुआ है, चेरीज। तो यहां पर भी CITY है, IES लग जाएगा, Y वुड चेंज इनटू IES। यहां पर एक और एग्जांपल भी है जिसमें IES में चेंज हो रहा है, पार्टी, पार्टीज, PARTY, उसको हमने चेंज कर दिया PARTIES। ठीक है, हाउस, हाउसेज, एनालिसिस, एनालिसीज। ये बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ प्लूरल है, इसका भी रूल समझ लीजिए। बाज वर्ड्स जो ग्रीक या लैटिन जबान से आए हैं, उन दोनों में प्लूरल बनाने का तरीका ये होता है कि हम IS को ES से चेंज कर देते हैं। इसकी एक मिसाल और आपको देती हूँ। एनालिसिस, किसी चीज का तज्जिया करना, और उसका प्लूरल फॉर्म होगी एनालिसीज, SES। ठीक है, इसी तरह प्लूरल समझिए थीसिस। आपने ये लफ्ज अक्सर सुना होगा, रिसर्च वर्क, उसको कहते हैं थीसिस, THESIS। उसका प्लूरल है थीसीज, THESES। ठीक है, तो ये भी एक रूल है जो चंद लफ्जों पर ही अप्लाई होता है। एनालिसिस, एनालिसीज, थीसिस, THESIS। उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बनेगा THESES। फैमिली, फैमिलीज, लाइफ, लाइव्स। फोटो, फोटोज, फोन, फोन्स। बॉक्स, बॉक्सेस। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। पार्टी, पार्टीज हो चुका। सिस्टम, सिस्टम्स। फुट, फीट। नाउ दिस इज अगेन एन इर्रेगुलर प्लूरल। जिस तरह फुट से हम फीट कर देते हैं, टुथ से हम टीथ कर देते हैं, तो ये इर्रेगुलर प्लूरल है। विलेज, विलेजेस। फिश, फिशेस। फिशेस के बारे में एक बात बता दूं, कभी आप देखेंगे कि फिश इज यूज्ड एज अ प्लूरल फॉर्म। बाज दफा खाली लफ्ज फिश प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर एक ही किस्म की फिश हो तो उनका प्लूरल फिश ही रहता है, लेकिन अगर 4, 5, 6 मुख्तलिफ किस्मों की फिश हो तो फिर हम ये ES वाली फॉर्म यूज करते हैं, फिशेस। यानी फिशेस का मतलब ये है कि एक से ज्यादा किस्मों की फिश के बारे में बात हो रही है। Some nouns have different meanings in the singular and in the plural. ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा कि इंग्लिश लैंग्वेज में बाज दफा तो सिंगुलर और प्लूरल का मीनिंग सेम रहता है, लेकिन बाज दफा सिंगुलर फॉर्म का मीनिंग और होता है और प्लूरल फॉर्म का मीनिंग और होता है। मिसाल के तौर पर एयर, लफ्ज एयर का मतलब है एटमॉस्फेयर, लेकिन एयर्स
एयर्स जब प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारी हवा, बल्कि इसका माना बिल्कुल तब्दील हो जाता है। अफेक्टेड मैनर्स, प्राइड, किसी के बहुत आर्टिफिशियल मैनर्स हों, बहुत मसनूई तरीके से वो बात करें या बहुत गरूर से बात करें, ठीक है, अपने नेचुरल अंदाज में बात ना करें, तो उनको कहते हैं एयर्स। उनके शी हैज एयर्स अबाउट हर एटीट्यूड, ठीक है, तो उनका अंदाज बहुत मगरूर है, इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पहले वाले एयर से बिल्कुल फर्क है। ब्लाइंड आपको सब मालूम है कि अंधे के लिए इस्तेमाल होता है, नाबीना के लिए, कोई किसी जख्म की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या पैदाइशी तौर पर कोई नाबीना हो तो उसके लिए लफ्ज ब्लाइंड इस्तेमाल होता है। बट ब्लाइंड्स प्लूरल फॉर्म में जब इस्तेमाल हो तो अ स्क्रीन फॉर अ विंडो स्पेशली वन ऑन अ रोलर और मोड ऑफ स्लैट्स। ये जो कभी आपने ऑफिसेज में देखा होगा कि पट्टियों की शक्ल में पर्दे लटक रहे होते हैं या इस तरह के पर्दे होते हैं जो रोल हो के ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनको ब्लाइंड्स कहा जाता है, ठीक है। किसी खिड़की के ऊपर ऑफिसेज में कपड़े के पर्दों के लिए नहीं इस्तेमाल होता ये लफ्ज। ऑफिसेज में जो कुछ प्लास्टिक के मटेरियल के या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है उसके लिए उसके बने हुए पर्दे होते हैं जो पट्टियों की शक्ल में होते हैं या रोलर पर होते हैं, उनको ब्लाइंड्स कहते हैं। कैरेक्टर सबको मालूम है कि मेंटल और मॉरल क्वालिटीज, किसी इंसान की इखलाकियात, उसकी जहनी हालत, उस सबको कैरेक्टर कहते हैं। बट द वर्ड इन द प्लूरल फॉर्म कैरेक्टर्स, इसका मतलब है किसी नॉवल के किरदार, किसी फिल्म के किरदार, किसी ड्रामे के किरदार, उन्हें कैरेक्टर्स कहा जाता है। कस्टम, A traditional and widely accepted ways of behaving or doing something। कस्टम किसको कहते हैं? किसी भी माशरे के रस्म रवाज, ये इस माशरे का कस्टम है। कस्टम ऑफ दिस इज अ कस्टम इन दिस सोसाइटी। कोई मेहमान नवाजी का मखसूस तरीका है तो उसको भी हम कस्टम कहेंगे, कोई शादी का मखसूस तरीका है उसको भी हम कस्टम कहेंगे। बट व्हेन दिस वर्ड इज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद एन एस एट द एंड, कस्टम्स, ये ऑफिशियल डिपार्टमेंट बन जाता है। कस्टम्स जो कि हुकूमत की तरफ से बनाया जाता है, जो कि टैक्स काटते हैं और बाहर से आने वाली चीज़ों के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है पैसों की शक्ल में। उनके लिए उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर पैसे देने होते हैं, इसको कस्टम्स डिपार्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है जी कंटेंट। कंटेंट होता है कोई भी चीज़ जो आप कनात, इंसान के अंदर जो कनात है। समवन हु इज इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस, खुशी या तमानियत जिसे कहते हैं, या पुरसकून होना, कनात, कंटेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है कंटेंट। और कॉन्टेंट्स है कोई भी चीज किसी चीज के अंदर। जैसे मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पर आप इस फोल्डर के, कंप्यूटर के इस फोल्डर के कंटेंट्स चेक करें, इसमें क्या है, ठीक है। कोई फोल्डर है उसको खोल के बीच में देखिए कि उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। समथिंग विच इज इंक्लूडेड इनसाइड इट। गुड सबको मालूम है, गुड का मतलब होता है अच्छी चीज, गुड क्वालिटीज, रिक्वायर्ड क्वालिटीज, हाई स्टैंडर्ड, अच्छी बात, अच्छी चीज, अच्छे अखलाकियात। गुड्स जब प्लूरल फॉर्म में आ जाए, आपको लेसन की रीडिंग के दौरान भी बताया था कि गुड्स का मतलब है मर्चेंडाइज और पोजेशंस, यानी जो चीजें बेचने या खरीदने के लिए इस्तेमाल होती हैं उनको हम गुड्स कहते हैं। फोर्स जाहिर है ताकत, फिजिकल एक्शन, फिजिकल मूवमेंट जिसकी वजह से हो उसको हम कहते हैं फोर्स। फोर्सेस, अब फोर्सेस का लफ्ज जब आएगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी ताकतें, बल्कि उसका मतलब होगा मिलिट्री फोर्स, यानी आर्मी, अफवाज, फौज, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फोर्स, एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, चाहे वो जमीन पर लड़ने के लिए हो, समुद्र में लड़ने के लिए हो या हवा में लड़ने के लिए हो। इसी तरह स्पेक्टिकल, द वर्ड स्पेक्टिकल मीन्स नजारा, इसका लफ्जी मतलब है एक बहुत खूबसूरत नजारा। स्पेक्टिकल खूबसूरत नजारा, चाहे वो कोई मिसाल के तौर पर पैराशूटर्स का नजारा कर रहे हैं, तमाशाई, या कोई कुदरती नजारा है, कोई आबशार का मंजर है, मंजर या नजारा, उसके लिए स्पेक्टिकल का वर्ड इस्तेमाल होता है। लेकिन ये बहुत हैरान कुन है कि जब हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं तो इट बिकम्स स्पेक्टिकल्स, जो कि अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ऐनक के लिए इस्तेमाल होता है।
जो बच्चे ऐनक पहनते हैं उनको शायद ये मालूम भी हो। स्पेक्टिकल्स, द वर्ड स्पेक्टिकल्स इन द प्लूरल फॉर्म इट मीन्स ग्लासेस, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ऐनक, ठीक है। वुड, वुड का मतलब लकड़ी, सबको मालूम है, दरख्त के तने से मिलती है, जिससे हम इमारती लकड़ी भी बनाते हैं और जिसको ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। वुड्स जब ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हो तो इसका मतलब बहुत सारी लकड़ियां नहीं है, जबकि बल्कि हमने अगर बहुत सारी लकड़ियां कहना होगा तो हम कहेंगे मैनी पीसेस ऑफ वुड। हम ये नहीं करेंगे कि मैनी वुड्स, मुझे बहुत सारी लकड़ियां ला के दो, ब्रिंग मैनी वुड्स टू मी, ये जुमला गलत होगा, बल्कि हम कहेंगे कि प्लीज ब्रिंग अ फ्यू पीसेस ऑफ वुड फॉर मी, ठीक है। हम पीसेस को प्लूरल कर देंगे और पीसेस ऑफ वुड इस्तेमाल करेंगे। जब वुड्स लफ्ज प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है एक ऐसा जंगल जो कि घने दरख्तों से ढका हुआ है, एक जमीन का ऐसा टुकड़ा, एन एरिया ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट, जो कि जंगल से तो छोटा हो लेकिन उसमें बहुत सारे दरख्त हों और वो घना हो काफी, ठीक है। मैनर, a way or method in which a thing is done or happens, एक ऐसा तरीका जिसमें कोई चीज होती है या की जाती है, कोई भी तरीका, मैनर। लेकिन जब वर्ड मैनर्स इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है एटिकेट, सोशल एटिकेट्स। खाली लफ्ज मैनर का मतलब है किसी भी काम को करने का तरीका, चाहे वो कोई साइंटिफिक इन्वेंशन करने का तरीका है, चाहे वो कोई कुकिंग करने का तरीका है, चाहे वो कुछ भी तरीका है, किसी भी काम का तरीका, एनी मेथड। लेकिन मैनर्स का मतलब है पोलाइट और वेल ब्रेड सोशल बिहेवियर और एटिकेट वन फॉलोज। अगर हम कहें कि वो बहुत मैनर्ड शख्स है तो इसका मतलब है कि ही इज अ वेल ब्रॉट ह्यूमन बीइंग, उसकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है और उसको सोशल एटिकेट्स, बात करने का सलीका, बात करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। तो मैनर्स का लफ्ज इखलाकियात के लिए इस्तेमाल होता है, अच्छे अखलाक के लिए इस्तेमाल होता है। Use the following singular and plural forms in sentences, nouns whose plural form has two meanings. Each of the two, अच्छा ये अब कुछ फिर ऐसे ही अल्फाज आपको दिए हुए हैं जिनमें प्लूरल और सिंगुलर का मतलब फर्क है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि उनमें से कुछ के आपने जुमले बनाने हैं। आर्म बाजू को कहते हैं, लेकिन आर्म्स जब आए लफ्ज तो इसका मतलब है वेपन्स, हथियार, ठीक है। एमुनेशन या आर्मामेंट मतलब जो फौज के पास हथियार होते हैं उन सबको, गोला बारूद होता है उनको आर्म्स कहते हैं। ग्लास, अ ड्रिंकिंग कंटेनर, ग्लास सबको मालूम है जिसमें पानी पिया जाता है। ग्लासेस, अ पेयर ऑफ लेंस सेट इन अ फ्रेम। जब हम ग्लासेस कहेंगे तो प्लूरल फॉर्म में, या अ पेयर ऑफ ग्लासेस कहेंगे तो इसका मतलब होगा ऐनक। मैनर एंड मैनर्स आपको बता दिया, एयर एंड एयर्स भी बता दिया, कैरेक्टर, कैरेक्टर्स भी बता दिया और ब्लाइंड एंड ब्लाइंड्स भी बता दिया। बच्चों यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, आपने इसको अच्छे से समझना है। बेहतर होगा कि ये जो आपको सिंगुलर प्लूरल बताए हैं इनको अच्छे से याद कीजिए, अपनी राइटिंग में इस्तेमाल कीजिए। बेटा सबसे एक टिप आपको देना चाहती हूँ आखिर में, कोई भी नई चीज सीखें और तो उसको याद करने का तरीका क्या है, खास तौर पर जबान के हवाले से, खास तौर पर लैंग्वेज के हवाले से। वेन एवर यू लर्न अ न्यू वर्ड and you learn its pronunciation and you learn the meaning, start using it in your daily life. कोई नया लफ्ज आपने सीखा, उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, उसको अपनी राइटिंग में, अपने बोलने में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, उसको आपस में दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। इस तरह से वो आपकी मेमोरी में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और उसका मफहूम आपको भूलेगा नहीं। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस्तेमाल ना करने से चीज भूल जाती है। तो जितने ज्यादा वर्ड्स आपके पास होंगे, हमेशा आपको ये बताते हैं कि दिस इज द पूल ऑफ वोकैबुलरी विच यू हैव, द लार्जर द पूल द बेटर योर राइटिंग वुड बी।